हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो शत होता है ये शतक से बना होता है और शतक को हम इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पृथ्वी होता है इसको इंग्लिश में हम पर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं और इंग्लिश में पर बोलते हैं। इस सेंचुरी से ही ये सेंट उठाया गया है यहाँ से, इसीलिए प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोल दिया गया, पर, और शत को क्या बोल दिया गया, सेंट, परसेंट। और इस परसेंट शब्द से ही परसेंटेज शब्द बना, ठीक है। इसको इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। परसेंटेज का जो साइन होता है वो क्या होता है, ये होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है परसेंटेज की 1/100। ज़्यादा मैं डीपली इस चीज़ में जाऊंगा नहीं कि ये परसेंटेज की वैल्यू कैसे आई, क्योंकि एग्जाम में ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। बस आपको तो ये चीज़ याद रखनी है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है, जो आपको याद रखनी है। पहला कंसेप्ट तो इसका यही है। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक राशि है, कोई राशि है, राइटिंग पे जाना नहीं है, ठीक है। कोई राशि है, मान लीजिए वो राशि मैंने मान लिया 400 है। आप कुछ भी मान सकते हो, समझाने के पर्पज से मैंने क्या मान लिया, 400। अगर किसी राशि में मैं 20% की क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, 20% की क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, तो वो राशि कितनी हो जाएगी। तो सीधा सा फंडा इसका ये है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। अच्छा, दोनों तरीके आपको याद रखने हैं, समझने हैं, ठीक है। दोनों का यूज होगा आने वाले क्वेश्चंस में। जैसे कि पहला तरीका ये हो सकता है इसका कि 400 एक राशि है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 400 में अगर 400 का 20% उसमें बढ़ा दिया जाए तो वो राशि कितनी हो जाएगी। तो पहला तरीका ये है इसका कि 400 का 20% हम निकाल लें, और 400 का 20% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब 400 का 20% कितना आ गया, 80 आ गया। और 400 में जब हमें 20% की वृद्धि करनी है तो वो ओवरऑल संख्या कितनी आ जाएगी, 480 आ जाएगी। 400 + 80 = 480, ठीक है। इसका पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसका, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने राशि मानी थी 400 और हमें क्या करना है, 20% की हमें क्या करनी है, इसमें वृद्धि करनी है। तो 20% की हमें क्या करनी है भाई, वृद्धि करनी है, मतलब हमें चीज़ों को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो क्यों ना हम इसी राशि का 120% निकाल दें, और 120% जो भी आएगा कितना आ गया, 480 आ गया। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 × 48 मतलब 480। 480 जो आया वो 20% की वृद्धि होकर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो किसी भी चीज में या किसी भी नंबर में या किसी भी राशि में अगर मान लो हमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि करनी है तो उसको वृद्धि करने के दो तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम उसका इंडिविजुअल पहले उतना प्रतिशत निकाल दें और जो भी उसका प्रतिशत आए उसको उस वाली राशि में जोड़ दें और आंसर बता दें। और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि मान लो जैसे हमसे कहा कि 400 में 20% की वृद्धि करनी है, तो 400 का हम 120% निकाल दें तो जो राशि आएगी वो वृद्धि होके ही आती है। इतनी चीज समझने के बाद जैसे आगे की कहानी में ये है, मान लीजिए आपसे कहा गया कि 500 में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि कितनी होगी। तो पहला तरीका भाई कि 40% की वृद्धि करनी है, तो पहले तो इसका 40% निकाल दो, कितना आ गया, 200। और वृद्धि की बात कर रहा है तो राशि थी 500, 200 की वृद्धि करनी है, मतलब ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 700 आ गया। तो पहला तरीका ये था। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसका करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 500 में जो हमने राशि मानी थी, कितनी मानी थी, 500, और 40% की हमें क्या करनी है भाई, 40% की वृद्धि करनी है, हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो क्यों ना इस 500 का हम 140% निकाल दें, जो भी आएगा कितना आएगा, 14 × 5 = 70, 700 आ गया। वो ऑलरेडी वृद्धि होके ही आता है, ठीक है। इसके बाद की कहानी ये है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक राशि है, मान लो 300 है, और इसमें मुझे ना 20% की कमी करनी है। क्या करनी है, 20% की कमी करनी है, डिक्रीज करनी है। तो पहला तरीका इसका भी यही
कि हम पहले इसका 20% निकाल दें। 20% जब हम निकालेंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। और हमसे क्या बोला है, कमी करने के लिए। तो हमने राशि मानी थी 300, और 300 का 20% होता है 60। 60 की जब हम कमी करेंगे तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 240। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 300 में हमें 20% की कमी करनी है, तो क्यों ना हम उसका 80% निकाल दें। 80% निकालेंगे तो ओवरऑल जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, कमी होकर ही जो फाइनल आंसर आएगा वही वो संख्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि पहले वाले क्वेश्चन में जब 20% की वृद्धि की बात की गई तो आपने 120% निकाल दिया उस संख्या का। यहाँ पे 20% कमी की बात कर रहा है तो आपने 80% निकाल दिया। तो ये 80 और 120% जो आया था वो ऐसे आया था कि कोई भी संख्या 100% होती है अपने आप में, और अगर आपसे कह रहा है कि 20% की कमी कर दो तो इसमें 20% की जब हम कमी करेंगे तो हमें उस संख्या का 80% ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोल दूं कि कोई संख्या है उसमें 20% की क्या करनी है, हमें वृद्धि करनी है। मान लो मैं यहाँ पे बोल दूं कि 20% की क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो हम कैसे करेंगे, कोई भी संख्या 100% होती है, 20% की वृद्धि करनी है तो हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम वृद्धि कर रहे हैं। तो उस संख्या का अगर हम 120% निकाल दें तो वो संख्या जो आएगी वो 20% वृद्धि होके ही आएगी। ठीक है, आपको ये दोनों तरीके याद रखने हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हम पहले वाले तरीके से कर रहे होंगे क्वेश्चन को, और कुछ क्वेश्चन में हम दूसरे वाले तरीके से कर रहे होंगे, इसलिए आपको दोनों तरीके याद रखने हैं। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। आज कोई भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आज पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट ही होगा। अब आगे की कहानी क्या है कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक संख्या है 500 और इस संख्या में कुछ वृद्धि करने के बाद ये वाली संख्या जो हो गई ये हो गई 700। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, या हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम अगर 500 रुपये है तो कुछ समय के बाद उसकी इनकम 700 रुपये हो गई, तो बताइए उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हुई, कितने रुपए उसकी इनकम में बढ़े। तो आप कहोगे 700 में से 500 घटा दो मतलब 200 रुपये बढ़े। ठीक है, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये हो जाए कि वृद्धि तो 200 रुपये की हुई, ठीक है, लेकिन वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई ये आपको बताना है। तो अगर हमसे परसेंटेज में पूछेगा तो हमें पता है कि पहले हमारी इनकम 500 रुपये थी, बढ़ने के बाद 700 रुपये हो गई, मतलब कितने की वृद्धि हो गई, 200 रुपये की वृद्धि हो गई, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा हमें मिले। पहले कितने मिलते थे, 500, भाई 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले कितने से, 500 से, और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से करनी पड़ती है मल्टीप्लाई। तो जब हम यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। तो वृद्धि कितने परसेंट की हुई, 40% की हुई। ठीक है, आगे मान लीजिए कोई राशि है 700 और उस राशि में कुछ वृद्धि करने के बाद वो राशि हो गई मान लीजिए 1000 रुपये। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए इसकी राशि में कितने रुपए की वृद्धि हुई, कितने रुपए बढ़े। तो हमें पता है कि कितने रुपए बढ़े, पहले 700 थे अब 1000 हो गए, मतलब 300 रुपये बढ़े। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये हो जाए कि वृद्धि प्रतिशत बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 300 रुपये ज़्यादा मिले, कितने से, 700 रुपये से। और प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 300/7। इसको थोड़ा सा और डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, 20, 7 दूनी 14, 6/7। तो 42 सही 6/7% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं कि किसी व्यक्ति की इनकम 700 रुपये थी और कुछ समय के बाद इसकी इनकम 500 रुपये रह गई, तो कितने की कमी आई। तो आप कहोगे कमी आई 200 रुपये की। कितने की कमी आई भाई, 200 रुपये की। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगर आपसे ये हो कि कमी प्रतिशत बताइए, कमी में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो आपका आंसर आएगा कि 200 रुपये कम मिले। पहले 700 मिलते थे अब 500 मिल रहे हैं, मतलब 200 रुपये कम मिले। कितने से, 700 से। और प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 200 बटे क्या आ गया, 7 आ गया। इसको काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना हो गया, 6, 60, 7 अट्ठे 56, 4/7। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी है, 28 सही 4/7% की कमी थी। यह तो थी देखो बेसिक सी नॉलेज इस चैप्टर की। आगे जो अब हमें सीखना है वो सीखना है हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कहने का मतलब यह है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। अब हमें यह सीखना है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें।
जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 20%, ये क्या है? प्रतिशत मान, परसेंटेज वैल्यू। इसको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न का मान बताना है। भिन्न मान बताना है 20% का कितना होता है। तो भिन्न का मान हमें पता है कि 20 को 20 ऐसे रहने दीजिए, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ओवरऑल 1/5। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि 20% का भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/5। ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 40% का भिन्न का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 40 ऐसे रहने दीजिए, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा? 2/5। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा 40% का भिन्न मान या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर आएगा 2/5। ठीक है। उसके बाद हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि फ्रैक्शन से जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में जब हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। इससे पहले जो हमने सीखा वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा। ठीक है। अब हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को, अगर आपके पास कोई भिन्न है तो उस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1/4 क्या है? भिन्न है। इस भिन्न यानी कि 1/4 जो फ्रैक्शन है, इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी? प्रतिशत मान क्या होगा? तो इसको सोल्व करने का तरीका यह होता है कि जो फ्रैक्शन है वो ऐसे रहने दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 100 से करा दीजिए डिवाइड। ठीक है। 100 से क्या करनी है? मल्टीप्लाई, और 100 से क्या करना है? डिवाइड। क्योंकि हमें इक्वेशन को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। कुछ भी चीज़ अगर हम किसी चीज़ में जोड़ रहे हैं तो उतनी ही चीज़ हमें घटानी पड़ती है। अगर किसी चीज़ में हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उतनी ही संख्या से हमें डिवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि चीज़ें हमें क्या करनी होती हैं? बैलेंस। अब मुझे पता है ये वाला 100 ऐसे रहेगा, ये 4 अपोन में आ जाएगा, और ये क्या है? अपोन में 1/100। इसको जब मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 25, और गुणा में इसकी वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ? परसेंटेज, या ओवरऑल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25%। तो फ्रैक्शन को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग, और जिससे हम भाग करते हैं उसका मतलब होता है 100%, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 100 से करो डिवाइड और 100 से करो भाग। तो यहाँ आ जाएगा 100/5, और यहाँ आ जाएगा 1/100, और 1/100 को क्या लिखते हैं? परसेंटेज। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20%। और आपको इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिंपल ये करो कि जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो, जब हमें भिन्न से प्रतिशत में जाना हो, तो हमें करना ये होता है कि 1/4 है, जैसे भिन्न है, और हमें क्या करना है? इसका प्रतिशत मान बताना है। तो आपको सिंपल 100% से क्या करनी है? गुणा करनी है, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब 1/100 ही होता है, और 1/100 का मतलब 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, तो इस पूरी वैल्यू का मान क्या होता है? 1 होता है। और किसी भी संख्या में 1 से आप गुणा करो या भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब हम परसेंटेज में बदलेंगे फ्रैक्शन को, तो 100% से उसकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 25। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 25%। ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी में देख लेते हैं क्या होगा। चलिए अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि एक बटे दो एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें क्या करना होता है? 1/2 ऐसी रहेगा, और इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी? 100% से। तो 2 से अब 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, और प्रतिशत का की जगह क्या रहेगा? प्रतिशत। तो हम कह सकते हैं 1/2 की जो प्रतिशत मान होता है वो कितना होता है? 50% होता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ 1/3 का प्रतिशत मान क्या होता है, तो आपको क्या करना है? 100% से गुणा करनी है। तो क्या आ जाएगा? 100/3%। जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ठीक है। या इसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1/4 का प्रतिशत मान क्या होता है, तो 25% होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1/5 का परसेंटेज मान क्या होता है, तो 20% होता है।
1/6 का पूछूं तो कितना होता है 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, उसके बाद अगर 1/7 का पूछा जाए कि प्रतिशत मान कितना होता है तो 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए 1/8 का पूछा जाए तो होता है 12.5%। 1/9 का पूछा जाए तो होता है 11 सही 1/9%। अगर आपसे 1/10 का पूछा जाए तो कितना होता है 10%। अगर 1/11 का पूछा जाए तो कितना होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए 1/12 का तो होता है 8 सही 1/3%। 1/13 1/14 का याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 1/15 तो 6 सही 2/3%। 1/16 का पूछा जाए तो कितना होता है 6 सही 1/4%। देखिए ये सारी चीज़ें मुझे याद हैं और आपको भी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद 1/17 1/18 1/19 का भी याद करने की जरूरत नहीं है। 1/20 का क्या होता है 5%। 1/24 का क्या होता है 4 सही 1/6%। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए आपसे 1/25 का तो 4%। अगर आपसे पूछा जाए 1/40 का तो 2.5%। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी छोटी सी एक ट्रिक और बता देता हूँ याद करने की। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं हम लोग 1/9 और 1/11। हमें पता है कि 1/9 और 1/11 का जो परसेंटेज मान होता है वो क्रम से होता है 11 से 1/9% और 9 से 1/11%। मतलब परसेंटेज जो बन रहा होगा 1/9 और 1/11 फ्रैक्शन का वो 1 9 और 11 से बन रहा होगा, 1 9 और 11 से बन रहा होगा। लेकिन हमें कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि 1/9 का मान 11 सही 1/9 है या 9 सही 1/11 है। तो मैं आपको बता दूं जिसके बेस में जो होता है वही परसेंटेज के बेस में भी वही होता है। मतलब 9 है तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 11 है तो यहाँ पे भी 11 आएगा। तो आप कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1/9 का परसेंटेज मान क्या होता है तो आपका आंसर आएगा 9 का 9 ऐसे रहेगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ 1/11 का परसेंटेज मान क्या होता है तो 11 का 11 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों मान आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, इसका याद करने की जरूरत क्या है, ये तो सिंपल है। उसके बाद अब ये दो फ्रैक्शन उठा लेते हैं 1/24 और 1/16। अब 1/16 की परसेंटेज वैल्यू और 1/24 की परसेंटेज वैल्यू जो है वो क्रम से है 6 सही 1/4% और 4 सही 1/6%। अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 1/16 और 1/24 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 1 4 6 से बन रही है, 1 4 6 से बन रही है। लेकिन कंफ्यूजन इस चीज़ में हो जाता है कि 1/16 का मान 6 सही 1/4% है या 4 सही 1/6% है। तो मैं आपको बता दूं 16 और 24 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 16 और 24 में बड़ी संख्या 24 है। और मैं आपसे कहूँ 4 और 6 में बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहोगे 4 और 6 में बड़ी संख्या 6 है। तो बड़ी के सामने बड़ी आती है और छोटी के सामने छोटी आती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 4 6 और 1 से बनती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं 1/24 की परसेंटेज वैल्यू, तो यहाँ आप कहोगे 24 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 1। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों मान भी आपके याद हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद उसके बाद इन दोनों को उठा लेते हैं। हमें पता है जब 1/8 आएगा तो उसकी परसेंटेज वैल्यू में सबसे पहले 12 आएगा, और अगर 1/12 का परसेंटेज पूछा जाएगा, परसेंटेज वैल्यू पूछी जाएगी तो उसमें 8 आएगा। तो इन दोनों को आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, 1/8 का पूछा जाए तो कितना होता है 12.5%। लेकिन अगर आपसे 1/12 की परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होती है 8 से ही 1/3%। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सिंपल हैं, इसको आप याद कर लेंगे। ये तो सिंपल है, 25 चौका 100, 100 16 6 96 और 96 की गुणा जब 96 प्लस 6 की गुणा 2/3 से करोगे तो 4, मतलब 100 ही बनता है वैसे तो। और आपको ये चीज़ें सारी याद करनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए 3/8 का प्रतिशत मान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन से जब हमें परसेंटेज में जाना होता है तो हम उसकी मल्टीप्लाई किससे करा देते हैं 100% से करा देते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना बनेगा 300/8%। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 8 8 24, 7 8 56 और 4/8 को लिख सकते हैं 1/2 मतलब 37.5%।
तो आपको ये वाली चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है कि 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 37.5% होती है। इसको करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हमें पता है 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 12.5% होती है। इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं कि 37.5% दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है। देखिए तरीके सारे सीखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया कि 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 12.5% होती है, तो बताइए 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है 1/8 की क्या होती है, 12.5%। हमसे पूछा है 3/8 की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने 3 से गुणा की होगी, तभी तो 3/8 बना होगा। जब यहाँ पे 3 से गुणा की है तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा 3/8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा 12.5% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, वही लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान छिपा हुआ होता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं 3 की गुणा करूंगा तो 12×3 = 36 प्लस 3/2%। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 36 और इसको क्या बोलूँगा, 1 सही 1/2, प्लस का निशान छिपा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 37 प्लस 1/2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 37.5%। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है कि बोर्ड सिर्फ यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक ही लिखेंगे अब। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 5/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो पहला तरीका ये कि 100% से इसकी क्या कर दें, गुणा कर दें, तो कितना आ जाएगा 500/8%। इसको जब आप काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 4/8 को लिख सकते हैं 1/2%। तो 5/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 62% होती है। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था कि 5/8 है, हमें पता है कि 1/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 12.5% होती है। ठीक है, अब 5/8 की पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं 5 से गुणा की होगी, इधर भी और इधर भी, तो ये कितना आ जाएगा 12×5 = 60, और ये आ जाएगा 5/2। 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 62.5%। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 7/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, तो 7/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो वही पहला तरीका कि 100% से गुणा कीजिए, आंसर बता दीजिए। और दूसरा तरीका 7/8 है तो 7 से मल्टीप्लाई की होगी, और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5, तो 12 7 84। 7/2 को लिखेंगे 3.5, और 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 87 सही 1/2%। ठीक है, चलिए आगे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3/11 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि क्या होगी, या तो हम 100% से इसकी मल्टीप्लाई करा दें और आंसर बता दें, तो आंसर इसका आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें पता है 1/11 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 9 सही 1/11% होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है 3/11 का, तो हमें पता है कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और इधर भी करानी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो जाएगा 3/11, यहाँ आ जाएगा 9 27 सही 3/11%। ठीक है, तो 3/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 27 सही 3/11% होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है जैसे कि 1/11 की क्या होती है, 9 सही 1/11%। हमसे पूछा है 5/11 का, तो हमें 5 से दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9×5 = 45 सही 5/11%। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप की सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे आसानी से और समझ में भी आ गए होंगे। आगे देखते हैं कि जब बड़ी फ्रैक्शन होती हैं, मतलब अंश बड़ा होता है हर से, तो उस टाइप की फ्रैक्शन में को परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा 10/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो 10/7 को हम लिख सकते हैं 1 सही 3/7, या इसको मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्लस का निशान क्या होता है, छिपा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3/7।
ठीक है। इसकी जब हम परसेंटेज वैल्यू जानेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। तो ये वाला 100 अगर इधर मल्टीपल में लेकर आएंगे तो 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 100% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। आप निकालना चाहो तो निकाल लो। 100% की वैल्यू 1/100, 100 से 100 कट गया तो 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी प्रकार अगर मैं मान लीजिए आपसे पूछूं कि 200% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 200 ऐसी रहा, और प्रतिशत का मान होता है 1/100, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 300% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 3। 400% की होती है 4। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 1700% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 17 होती है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं मान लीजिए आपसे कहूँ कि 1500% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर आएगा 15 होती है। ठीक है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि फ्रैक्शन 1 है और इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 100 होती है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रैक्शन 4 है, 4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 100 होती है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे 1 की परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो क्या होती है, 100% होती है। ठीक है। और 3/7 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि 1/7 की अगर हमें पता है 14 सही 2/7%, तो 3/7 की हम आसानी से बता सकते हैं 3 की गुणा करके। कितना आ जाएगा, 42 सही 6/7%। तो 3/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, 42 सही 6/7%। तो ओवरऑल ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 142 सही 6/7%। तो हम कह सकते हैं 10/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 142 सही 6/7% होती है। ठीक है। आगे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बताइए 31/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है 31/6 को लिख सकते हैं हम 5 सही 1/6, और इसको लिख सकते हैं 5 + 1/6। और मैं आपसे कहूं कि 5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 500। और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 16 सही 2/3%। तो ओवरऑल जुड़ के ये कितना आ जाएगा, 500, 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है। तो 31/6 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 500, 16 सही 2/3% होती है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 41/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 8 पंजे 40, 5 सही 1/8 आप इसको बोलेंगे, या 5 + 1/8 बोलेंगे, या आप बोलेंगे 5 की प्रतिशत वैल्यू होती है 500 और 1/8 की प्रतिशत वैल्यू होती है 12.5%। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 512 सही 1/2%। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 37/8 है, 37/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8 चौक 32, 4 सही 5/8, या इसको लिख सकते हैं 4 + 5/8। 4 को बोल सकते हैं 400%, और 5/8 की प्रतिशत वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। हमें पता है 1/8 की प्रतिशत वैल्यू होती है 12.5%। 5 की गुणा इधर कराएंगे, 5 की उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 62.5%। तो 5/8 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 62.5%। तो ओवरऑल जो जुड़ के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 462 सही 1/2%। ठीक है। चलिए आगे हमें ये करना है, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 23/8 है, 23/8 है, इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। तो एक तरीका ये हो सकता है जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं कि 1/8 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, हमें पता है 12.5% होती है, और 23/8 की पूछ रहा है तो 23 की गुणा हम इधर भी करा दें और इधर भी करा दें। ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, तो 23 दूनी 46, हाँ से 4, 23 कम 23 और 4 27, और 23/2 को हम लिख सकते हैं 11.5। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा जुड़ के, ये आ जाएगा 7, 8, 2, 287 सही 1/2%।
23/8 की प्रतिशत वैल्यू कितनी आ जाएगी, 287 सही 1/2%। लेकिन एक दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, जब बड़ी फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो उसका फंडा ये भी होता है कि 8 से इसके नज़दीक में कटने वाली संख्या क्या है, तो आप कहोगे 24। तो इस 23 को मैं लिख सकता हूँ 24 माइनस 1/8, और इसको मैं लिख सकता हूँ 24/8 माइनस 1/8। जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं आपसे कहूँ a माइनस बी अपॉन सी है, a माइनस बी अपॉन सी है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ भाई a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। उसी प्रकार अगर 24 माइनस 1/8 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 24/8 माइनस 1/8। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1/8। अब 3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है आपको पता है कितनी होती है, 300 होती है, और 1/8 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होती है। अब इसमें से इसको घटाने का तरीका ये होता है कि इसको, ये 12 है, इसको 13 मान लीजिए, क्योंकि ये 12 नहीं है, 12 से ज़्यादा है और 13 से कम है। तो इसको अगर मैं 13 मान लूँ तो 300 में से 13 जाएंगे, कितना बचेगा, 287। और इस 2 में से ये वाला 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और ये अपोन में जैसा है वैसे ले आओ। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 287 सही 1/2%। तो दोनों तरीके से हम बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको घटाना बताया कि 300% में से क्या घटाना था, अभी 12.5% घटाना था। तो घटाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से। इसको क्या मान लें, 13 मान लो। जब 300% में से 13% घटाओगे तो कितना बचेगा, 287। अब 2 में से 1 घटा दो, अपोन में जैसा है वैसा रहने दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 500% में से आपको 62.5% घटाना है तो आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया इसको क्या मान लें हम, इसको मान लीजिए 63 है, 62.5 पर मानना क्या है, 63। तो 500 में से जब मैं 63 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 437 बचेगा। इस 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, अपोन में जैसा है वैसा ले आओ। तो घटाने का तरीका ये होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 400 में से, परसेंट लगाओ या मत लगाओ, 400 में से 62 सही 7/9 घटाना है मुझे, तो आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया इस पूरे को क्या मानना है, 63 मानना है, क्योंकि ये ना 62 है ना 63 है, 62 और 63 के बीच में है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 63। 63 जब मैं 400 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 337 आएगा। ठीक है, अब 9 में से 7 गए, कितना बचा, 2, और नीचे जैसा है वैसे रहने दो, मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस टाइप की चीज़ें भी आप घटा लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 21/11 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो इसको करने का तरीका क्या है, जब बड़ी फ्रैक्शन होती हैं तो हमें देखना होता है कि 11 से कटने वाली संख्या इसके नज़दीक में क्या है, तो आप कहोगे 22। तो इस 21 को मैं लिख सकता हूँ 22 माइनस 1/11, तो 22/11 माइनस 1/11। इसको ओवरऑल आ जाएगा 2 माइनस 1/11। 2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 200, और 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होती है 9 होल 1/11%। या ओवरऑल इसको घटाने का तरीका मैंने आपको बताया कि ना तो ये संख्या 9 है ना 10 है, 9 और 10 के बीच में है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 मान लेंगे। 200 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 190। 11 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 10, अपोन में 11। तो 21/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 100 कितनी होगी, 190 सही 10/11% होगी। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए बड़ी परसेंटेज है, और बड़ी परसेंटेज को अगर मान लीजिए मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, उसका तरीका ये होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 566 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 566 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 500% प्लस 66 सही 2/3%। ठीक है, 500% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 5 होगी। कितनी होगी, 5 होगी। और 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 होगी। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 सही 2/3, या इसको लिख सकते हैं 17/3। तो 566 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 17/3। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताओ इस वाली परसेंटेज की वैल्यू आपने 2/3 कैसे बता दी। तो मैं आपको बता दूं निकालने के तरीके भी होते हैं, और वैसे आपको याद भी करना ये पड़ेगा। निकालने का तरीका ये होता है इसका, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे 66 सही 2/3% की हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो 6 18 और 1 19 प्लस में 2/3। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 200/3। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2/3 आ गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपने कहा 25 ऐसी रहने दीजिए और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती थी 1/4 आती थी। ठीक है, हम ऐसे करके निकाल लेंगे। या जैसे कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कराया है तो 2 से इधर भी हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो आपको याद रखना है कि 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/3 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, मतलब आज की वीडियो में हमने कंप्लीट बता दिया है। अब आगे की चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। तो ये क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 100 का 25% कितना होता है, तो आप कहोगे 100 का 25% होता है 100 × 25 और परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। तो 100 से 100 कट गया, तो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि बताइए 50 का 25% कितना होता है, तो 50 का 25% कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा कि 50 का 25% होता है 12.5। ठीक है, 12.5। उसी प्रकार मान लीजिए मैं यहाँ आपसे ये कहूँ कि 4 का 25% कितना होता है, तो आप कहोगे 4 × 25 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 4 से 4 मतलब 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का 25% कितना होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, और अगर मैं सिंपली यहाँ पे ये बोल दूँ कि 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, मतलब नीचे वाली जो संख्या होता है उसकी प्रतिशत वैल्यू, यहाँ की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है ऊपर वाली होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5 का 20% कितना होता है, तो आप कहोगे 5 × 20/100, मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 5 का 20% क्या होता है भैया 1 होता है। ठीक है, और अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे बोल दूँ, अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि 5 का 20% 1 होता है और 20% की फ्रैक्शन एक्चुअल में होती क्या है, तो आप कहोगे 1/5 होती है। और इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि 5 का 20% क्या होता है 1 होता है, 5 का 20% क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का 40% कितना होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 का 40% हमेशा क्या होता है 2 होता है। 5 का 20% क्या होता है 1 होता है, 5 का 40% क्या होता है 2 होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 37.5% की मैंने फ्रैक्शन आपको बताई थी कितनी होती है 3/8 होती है, तो 8 का 37.5% कितना होता है 3 होता है। 8 का 37.5% कितना होता है भाई 3 होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 50%, 2 का 50% कितना होता है, तो आप कहोगे 2 का 50% कितना होता है, तो आप कहोगे 1 होता है। तो इस चीज़ को मैं क्या ऐसे नहीं बोल सकता कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/2 होती है। तो 2 का 50% कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से ओवरऑल जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला, वो क्या निकला, वो ये निकला कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है आपकी नीचे वाली होती है। ठीक है, नीचे वाली होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है नीचे वाली होती है, और इस नीचे वाली संख्या का इतने प्रतिशत क्या है 1 है, तो ये हमेशा क्या होती है नीचे वाली संख्या का प्रतिशत मान, मतलब प्रतिशत मान क्या होता है ऊपर वाला होता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये पूरे चैप्टर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर बता दिया है आपको आज की वीडियो में। अब कल की वीडियो से हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, तो आप अच्छे से एक बार नोट्स बना लेना जितना भी मैंने आपको बताया है।
बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग के साथ ही पढ़ाया जाएगा, चाहे वीडियो कितनी भी बन जाए। एक्चुअल में मुझे यूट्यूब के बच्चों के लिए बनाना भी नहीं है, मैं तो अपनी ऑफलाइन जो मुझसे बच्चे पढ़ते थे उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाऊंगा और बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सभी ऑफलाइन वाले बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि सब अपने नोटबुक लेके बैठे और स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते चलें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ भी डाउट मैथ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय एंड टेक केयर।